वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने डिस्कस कर लिया था किरचॉफ्स के लॉ, मींस केसीएल और केवीएल लॉ को आपने थ्योरी पोर्शन में स्टडी किया था। कुछ एक न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे। आज उन्हीं पे बेस्ड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो अपने न्यूमेरिकल होंगे बेस्ड ऑन क्यूब। ये ऐसे न्यूमेरिकल होंगे बेटा आज वाले जो सीबीएसई बोर्ड डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में, मींस एज इट इज क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में के अंदर पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इस क्यूब पे बेस्ड आपका क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपके पास ये क्यूब है, आप इसको कंसीडर कीजिए, ये क्यूब है और इस क्यूब के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कौन से होंगे, एक कॉर्नर आप ये लेके चल रहे हो तो एक इसके ऊपर वाला इससे अपोजिट डायरेक्शन में, मींस ये वाले जो एंड है इसके, ये क्या हो गए डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है। ये इसके क्या है, जो मैंने इसको पकड़ रखा है जिस तरह से, ये इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है। तो इस तरह से इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर क्या लगाई गई है, एक बैटरी लगाई गई है, एक सेल लगाई गई है जिसका ईएमएफ कितना है 10 ओम है, सॉरी जिसका 10 वोल्ट की जो सेल है वो हमने यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। और क्या दिया गया है, जैसे क्यूब है तो क्यूब के पास कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तो हर एज को एक रेजिस्टर की तरह आप ट्रीट करके चल सकते हैं, और इसका जो हर एज है उसको अगर आप एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका हर एक रेजिस्टर के जो आर की वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है, 1 ओम दी गई है। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसके सेल के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, ये फाइंड आउट कीजिए और इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। मैं आपसे फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। एक क्यूब दिया गया है, क्यूब के 12 एज होते हैं, 6 सरफेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। उस 12 एज में हर एज को आप एक रजिस्टर की तरह ट्रीट करके चल सकते हो। इस तरह से हर एज को आप क्या मान के चल सकते हो कि हर एज क्या है, एक रजिस्टर है। इस तरह से 12 रजिस्टर्स को एक क्यूब की फॉर्म में सेट किया गया है, और उसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। हर एक रजिस्टर की वैल्यू 1 ओम है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस सेल के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा। और क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मींस ये 12 के 12 जो रजिस्टर हैं इनकी जगह पे एक अकेला रजिस्टर अगर आप यूज करना चाहो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दिस 12 रजिस्टर। ओके, तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्योंकि करंट की वैल्यू आपको दी नहीं गई है तो हम इसके अंदर करंट की वैल्यू को एज्यूम करके चलेंगे। मैंने यहाँ पर जो करंट एज्यूम किया इसका वो 6I करंट मान लिया बेटे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने इसके अंदर 6I करंट क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि अपने पास 12 रजिस्टर हैं और अपनी जो कैलकुलेशन है वो इजीली रहे, फ्रैक्शंस में वैल्यू ना आए, और हर ब्रांच के अंदर से जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जब वो पहुंच रहे हैं जिस रास्ते से, तो उसमें करंट की वैल्यू भी सेम जाए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसके अंदर कितना करंट एज्यूम कर लिया, 6I करंट एज्यूम कर लिया। अब 6I में से मैंने 2I करंट यहाँ पे निकाल दिया, 2I करंट इधर निकाल दिया और 2I करंट यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रांच यहाँ से आई, इस ब्रांच को यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर से दो रास्ते मिलते हैं, तो I करंट ये इधर निकाल देती है, I करंट इधर निकाल देती है, ठीक है। अब ये I करंट जो यहाँ से चला था, इसने I करंट इधर ट्रांसफर कर दिया, I करंट को इधर ट्रांसफर कर दिया। ये जो 2I चला था इसके रास्ते में फिर से दो ब्रांच आती हैं, तो इसने I करंट इधर ट्रांसफर कर दिया, I करंट इधर ट्रांसफर कर दिया। अब जब आप यहाँ पर पहुंचोगे तो क्या होगा, I करंट इधर से आ रहा, I करंट इधर से आ रहा, टोटल करंट कितना आ गया, 2I करंट आ गया। अब यहाँ से I करंट इस साइड से आया था, I करंट इस साइड से आया है, तो इस ब्रांच में कितना आ जाएगा, 2I करंट आ जाएगा। I करंट ऊपर से आ रहा है, I करंट यहाँ से आ रहा है, तो इस ब्रांच के अंदर कितना करंट हो गया, 2I करंट होगा। अब टोटल करंट जो इसके अंदर आया है यहाँ से बाहर निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 6I करंट आ जाएगा, और 6I करंट ही यहाँ से आपने एंट्री करवाई की थी इसमें, और 6I करंट ही यहाँ से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो केसीएल का जो लॉ था वो अपना यहाँ पर प्रूव है। ओके, अब हमारा जो टारगेट था उसकी तरफ
हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपने सीखा था कि जो ओम्स लॉ है उनसे इसके जैसे कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट होते हैं उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूज करते थे किसके, केवीएल के लॉ को। तो केवीएल का लॉ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं इस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो इसलिए इसके एक बार क्या कर लेते हैं, हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये ईएमएफ ऑफ ए सेल को ई से रिप्रेजेंट करते, तो इस सेल का नाम भी मैंने ई ही रख दिया है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक है, और ये ई। ओके, तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से आप इसमें लूप को कंसीडर करोगे, क्योंकि जो केवीएल हम अप्लाई करते थे उसमें हम लूप कंसीडर करके चलते थे। अब यहाँ पे आपको इस तरह से लूप को कंसीडर करना है जिससे आपकी कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो और आप रिजल्ट की तरफ एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने जैसे इसके अंदर कंसीडर किया एफ ए बी सी ई, ये वाला लूप अगर मैं कंसीडर करूं, कंसीडरिंग लूप, कौन सा लूप कंसीडर किया मैंने, एफ ए बी सी ई एफ। अब समझ गए हैं, ये वाला लूप मैं कंसीडर कर रही हूँ, मींस इसके नीचे वाला ये वाला लूप, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो, कम से कम हो और मैं आई की वैल्यू की तरफ एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सकूं। तो मैंने ये लूप इसके अंदर कंसीडर किया है। अब लूप कंसीडर करने के बाद आप उसमें क्या करते थे, उसकी डायरेक्शन को लेते थे, लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी होती थी। स्टार्टिंग में आप इस लूप की जो डायरेक्शन है वो आप कैसे भी ज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ज्यूम किया है, तो केवीएल क्या कहता था कि टेकन इन वन डायरेक्शन इन ए गिवन लूप sum of the total potential drop is equal to 0। तो इसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आप 0 लेके चलेंगे। तो हमने माना जैसे इस ब्रांच के अंदर 2i है और इसका इंटरनल, इस ब्रांच का जो करंट रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए r। हालांकि इस r की वैल्यू आपको दे रखी है, तो हम इस r की वैल्यू को लास्ट में भी पुट कर सकते हैं और आप स्टार्टिंग में ही पुट करके चलना चाहो तो शुरू में भी कर सकते हो। बट ये r की वैल्यू आपके पास एक बेनिफिट पॉइंट रह सकता है आपका कि अगर आप r की वैल्यू को शुरू में नहीं पुट करते हो तो आपके पास लास्ट में एक रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट अगर आप याद रख लेंगे तो उससे क्या होगा, अगर आपका न्यूमेरिकल आ जाता है डायरेक्ट 2 नंबर का या 3 नंबर का और इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी है, तो आप इसका फाइनल रिजल्ट ही एज इट इज यूज करेंगे और उसके अंदर फिर स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू पुट करके आप एज इट इज न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हर एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस था वो 1 ओम गिवन था, लेकिन मैं स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू पुट न करके मैं उसको R की तरह ही लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इस जंक्शन से चलना शुरू किया है, हम केवीएल जब भी अप्लाई करते थे तो हम ये कहते थे कि हम ट्राई करेंगे कि जंक्शन से ही चलना शुरू करें। तो मैंने इस जंक्शन से चलना शुरू किया, इस जंक्शन के की ये वाली जो ब्रांच है इसके क्रॉस करंट है 2i और इंटरनल इसका जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया R। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 2iR। और जब इस ब्रांच को देखा तो इसके अंदर आ जाएगा I into R। और जब यहाँ पर चली हूँ तो इसमें आप देखोगे कि करंट की डायरेक्शन भी वही है और लूप की डायरेक्शन भी आप वही लेके चल रहे हो, ठीक है। इसमें लूप की डायरेक्शन को आप थोड़ा सा और बड़ा दिखा सकते हो, कुछ इस तरह से, यूं आप ऊपर से चलते आए थे और इस तरह से, ठीक है। तो आप B तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो कितना आ जाएगा, IR 2IR, कितना आ जाएगा 2IR। अब 6IR, यहाँ पर आप करते थे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ईएमएफ ऑफ ए सेल का गिवन होता तो आप 6i इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस होता ईएमएफ ऑफ ए सेल करते, लेकिन कंडीशन यहाँ पर दे रखी थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द given cell is negligible। इसका जो इस जो सेल आपको दे रखी है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसा है, नेग्लिजिबल हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 6i इंटू में नेग्लिजिबल है तो वो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आना था उसको आप नेग्लेक्ट करके चलोगे। अब आप इस ईएमएफ ऑफ ए सेल को देखोगे डायरेक्ट, तो जब आप लूप की डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे हो तो आपके सामने पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका जो
ईएमएफ है आप उसको क्या लेके चलोगे -10, और यहाँ से पहुंचते पहुंचते आप उसी टर्मिनल पर पहुंच जाते हो, उसी जंक्शन पर, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आप किसके इक्वल पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, तो 2IR प्लस IR प्लस 2IR तो कितना आ गया ये आपके पास, 2 2 4 और 1 5, IR इज इक्वल टू 10। ये आपके पास वैल्यू आ गई 5IR इज इक्वल टू 10 मींस IR इज इक्वल टू 10/5 मींस 2। कितना आ गया, IR इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें और क्या फाइंड आउट करना था आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना सोचें, तो मैंने मान लिया इन सभी इंटरनल, ये जितने जो 12 रजिस्टर आपको दे रखे थे, उन सभी को मिला के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, R। अब ये जो 6I करंट है वो सारा का सारा अगर इन सभी को मिला के मैं मर्ज करके एक ही रेजिस्टेंस बना दूं, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना दूं अगर इसका R, तो इसके अंदर से अब कितना करंट फ्लो होगा, 6I, और ये क्या आ जाएगी अपनी ईएमएफ ऑफ ए सेल E जो कि 10 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो आपको सेल के केस में जो रिलेशन आपको याद था वो क्या था, V इक्वल टू E माइनस में IR, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था अपने पास। ये जो R होता था वो क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को हम क्या करेंगे, इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे क्योंकि आपको गिवन कंडीशन थी। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन क्या आ गया, V इक्वल टू E आ गया है। क्या आ गया है, V इक्वल टू E, और V क्या होता है, I इंटू R। तो इस कंडीशन में जो I की वैल्यू है अपने पास वो क्या है, I की वैल्यू कितनी दी गई है, 6I इंटू में R इज इक्वल टू 6I इंटू में R इज इक्वल टू E आपने पुट करना है, और E की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 10। E की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू आपके पास क्या आई है, यहाँ से I की वैल्यू आपके पास आई है, I की वैल्यू अपने पास आई है 10/6 इन बाय में R, क्या वैल्यू आ गई, 10/6, 6R जो है वो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 5/3 R इज इक्वल टू I, और यहाँ से I की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2/R। क्या वैल्यू आई है आपके पास I की, 2/R। ठीक है, अब ये भी I की वैल्यू है, ये भी I की वैल्यू है, दोनों I की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 मान लो, आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 2/R इज इक्वल टू 5/3R। तो कैपिटल R की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 5/6 ऑफ इंटरनल, ये गिवन रेजिस्टेंस जो R था, ये 5/6R ये आ गई। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, कंडीशन आ गई आपके पास कि अगर आपके पास 12 रजिस्टर हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है उन सभी 12 रजिस्टर्स का, और उनको अपने क्यूब की फॉर्म में सेट किया है, तो उन 12 का जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, 5/6 ऑफ द गिवन रजिस्टर। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। अब इस स्मॉल r की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दोगे, स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5/6 ओम। मींस ये 1 ओम के जो 12 रजिस्टर आपने सेट किए हैं, इनकी जगह पे अगर आप केवल एक ही रजिस्टर यूज करना चाहो तो आपको कितने ओम का यूज करना पड़ेगा, 5/6 ओम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब और क्या करना था बेटा आपको, और आपको फाइंड आउट करना था इसके अंदर I, तो I आप कैसे फाइंड आउट कर सकते था। अब आपको पता है बेटा करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, V इक्वल टू IR। V इक्वल टू क्या होता था, IR, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 वोल्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट, रेजिस्टेंस कितना आया है, 5/6 आया है, 5/6, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 दैट्स इक्वल टू 12 एम्पियर। ये आपका क्या आ गया, करंट आ गया, करंट थ्रू द सर्किट, और यहाँ से आपने क्या निकाला था, इसका रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्यूब
फॉर्म क्यूब शेप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके ऊपर बेस्ड। लेकिन ये क्यूब शेप के आप 2-3 न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि क्यूब की शेप वाला तो क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या करंट फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो सेल को कनेक्ट किया गया है वो किस तरह से किया गया है, किसके अक्रॉस सेल का कनेक्शन दिया गया आपको। तो जैसे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी हो तो होगा क्यूब पे ही बेस्ड, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके चलेंगे हम। हाँ, तो ये फिर से हम एक क्यूब शेप वाला ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब की बार जो बैटरी जो सेल है उसको कनेक्ट किया गया है, मान लेते हैं किसके अक्रॉस। पिछली बार तो था डायगोनल के अक्रॉस था, पिछली बार जो क्वेश्चन था आपका वो किसके अक्रॉस सेल को कनेक्ट किया गया था, अपोजिट डायगोनल। मींस एक तो नीचे वाला फेस का 6 सरफेस होते हैं ना एक क्यूब के, तो एक नीचे वाले सरफेस का एक कॉर्नर उठाओ, एक उससे अपोजिट डायरेक्शन में टॉप मोस्ट वाले का एक सरफेस का आपने कॉर्नर उठाया, तो इस तरह से डायगोनल के अक्रॉस आपने सेल को कनेक्ट किया था। लेकिन अब की बार इसने क्या कहा कि एक एज लो, एक ही एज के जो दो कॉर्नर हैं, एक ही एज के जो दो कॉर्नर हैं उसके अक्रॉस आपने सेल को आप कनेक्ट करना है, और तब आपको फिर से वही चीजें फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाओ और करंट फाइंड आउट करके दिखाओ। कंडीशन अभी भी वही है, 12 रेजिस्टर है, 12 रेजिस्टर है, हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं, आर रेजिस्टेंस गिवन है, इक्वल रेजिस्टेंस है सभी का, ठीक है। तो चलते हैं इसकी तरफ। अब की बार जो बैटरी का सेल का कनेक्शन दिया वो क्या दिया है, एक ही एज के जो कॉर्नर है दो, उसके अक्रॉस आपने सेल को कनेक्शन देना है। तो हमने मान लिया ये जो एज था इसके अक्रॉस आपने सेल को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट का आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बेटा, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आप करंट का जो क्लासिफिकेशन शुरू में लेके चल रहे हैं, अजम्पशंस जो लेके चल रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी से इजी बन सके। तो इसमें भी हम अपना जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलेंगे वो इस तरह से लेके चलेंगे कि देखो यहाँ पे इनिशियल कॉर्नर हो गया और ये क्या है, फाइनल कॉर्नर है। तो अब इसके अंदर जो करंट है वो यहाँ से चलेगा, तो इसमें तो इसको केवल एक ही रेजिस्टेंस पार करना पड़ा। अब अगर आप यहाँ इसमें और इसमें तीनों रास्तों में अगर आप सेम करंट को अब की बार भी क्लासिफाई करके दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन देके चलोगे, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में इस करंट को तो केवल सबसे कम रेजिस्टेंस को लेके चलना पड़ा। यहाँ से जो करंट गया है इसको तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो हम इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलेंगे जो सेम ब्रांचेज हैं, मींस जिस रास्ते से सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फेस करने पड़ते हैं उन रास्तों पर तो हम सेम करंट का क्लासिफिकेशन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, और बाकियों पे हम डिफरेंट देके चलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2I1 प्लस I करंट मैंने इस सेल से निकाला, ये EMF E सेल है इसका भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है सेल का वो क्या दिया गया है, नेग्लिजिबल दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया गया है, नेग्लिजिबल है, किसका, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल आपको दिया गया है। तो 2I1 प्लस I करंट मैंने यहाँ से भेजा, अब ये करंट यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो जब जो करंट यहाँ से गया उसको तो इनिशियल और फाइनल में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस का सामना करके चलना पड़ा। मैंने आपको बताया था ये जो 12 जो ब्रांच दिख रही है इस क्यूब की, ये 12 के 12 क्या लगे हैं, यहाँ पर रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और जो करंट यहाँ से आया उसमें 1 2 3 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और अगर वो इस रास्ते से जाता तो 1 2 3 4 5 यहाँ से अलग, और अगर वो 1 2 3 4 5 यहाँ से अलग रास्ता आता उसका। तो अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, I1 करंट इधर भेज दिया, I1 करंट इस साइड, और यहाँ पे कितना करंट भेजा हमने, I करंट भेजा। यही क्लासिफिकेशन हमने क्यों चूज किया, मींस इन दोनों ब्रांचेस में आपने
हमें सेम करंट दिया है और यहाँ पर डिफरेंट दिया है। तो ये I1 करंट यहाँ पर पहुंचा, जब ये I1 करंट यहाँ आता है तो इसको फिर से दो रास्ते मिलते हैं, इसलिए इसने क्या किया, इसमें से जो I2 करंट था उसको इस साइड भेज दिया और यहाँ पर क्या बच गया, फिर I1 माइनस I2 करंट रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अब जैसे ही इसने यहाँ इस डायरेक्शन में I2 भेज दिया और यहाँ पर क्या आ गया, I1 माइनस I2 आ गया। अब आप देखो ये जो I2 करंट आया है, एक दो में पहुंचा है यहाँ पर, ये जो I2 करंट था एक दो रास्ते में पहुंचा है यहाँ पर। अगर ये I2 यहाँ से आता तो 1 2 3 4, अगर ये I2 यहाँ से जाता तो 1 2 3 4। मीन्स हमने जो करंट का क्लासिफिकेशन देखना है वो इस तरह से करना है कि अगर आप सेम करंट दे रहे हो तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में उसे सेम रेजिस्टेंस का सामना करके चलना पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपका, I1 माइनस I2 करंट ऊपर से आ रहा है, I1 माइनस I2 करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2I1 माइनस I2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिलके इस ब्रांच से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। अब I2 करंट अपना इधर से आ रहा है और यहाँ से इस रास्ते से जो अपना आ रहा था वो कितना है 2I1 माइनस I2। ये करंट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसको फिर से दो रास्ते मिल जाएंगे, तो ये क्या करेगा, I1 माइनस I2 करंट को इस साइड भेज देगा और I1 माइनस I2 करंट को ऊपर की तरफ सेंड कर देगा। ठीक है, अब I1 माइनस I2 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, माइनस का I2 प्लस का I2 कैंसिल आउट होके यहाँ से ये कितना करंट सेंड कर देंगे, I1 करंट सेंड कर देंगे। अब इधर से I2 करंट आ रहा था, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये कितना करंट सेंड कर देंगे, I1 कर देंगे। तो I1 यहाँ से और I यहाँ से, फाइनल जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस कितना करंट आ गया, 2I1 प्लस I। इस करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार आप वीडियो को रीबैक करके दोबारा से समझ सकते हैं, लेकिन ये करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे कहां पर क्यों ली है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो ये आपने अभी तक इसका क्या किया है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक फाइंड आउट करना है करंट थ्रू द सेल। करंट थ्रू द सेल तो खैर इसने E की वैल्यू आपको गिवन नहीं दी है, तो नहीं दिए तो आप I की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते, जस्ट उसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ओके देन, तो चलते हैं इसमें। अब हम स्टार्टिंग करते हैं, फिर से हम इसकी एक बार नेमिंग कर लेते हैं, A B C D F G H I, और ये EMF को E से रिप्रेजेंट करते थे तो ये नाम हमने यहाँ पर ले लिया है। राइट, अब आप इसके अंदर लूप कंसीडर करेंगे और फिर से वही बात, लूप आप वो कंसीडर कीजिए जिसमें आपकी मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन हो और जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ सके। तो जैसे मैंने इसके अंदर लूप कंसीडर किया ये वाला, और ये लूप जो मैंने कंसीडर किया इसका मैं नाम लिखती हूँ क्या, F G H I। F G H I जो टॉप मोस्ट सरफेस है इसका क्यूब का वो मैंने कंसीडर किया है। सो कंसीडरिंग लूप कंसीडर करने के बाद आपने इसकी डायरेक्शन भी कंसीडर कर ली है। अब हम इसका केवीएल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, FGHI बाय अप्लाइंग केवीएल को जब आप अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, I1 इनटू में R। इस ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, I1, इसका इंटरनल, इसका रेजिस्टेंस कितना था R, रेजिस्टेंस कितना था इसका R, तो I1 इनटू R, यहाँ से करंट कितना जा रहा है I2 प्लस I2 इनटू R, इसमें से कितना करंट आ रहा है I1। ब्रांच जो करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच एलिमेंट और लूप की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इसलिए हम हर एक जगह पर इसका साइन कैसा लगा के चलेंगे, प्लस साइन लगा के चलेंगे, I1 इनटू R। ओके, अब जब यहाँ से इस जंक्शन से आप इसकी तरफ पहुंचना शुरू करोगे, क्योंकि आपने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस साइड है और लूप की डायरेक्शन ये है, ये क्या आ गया आपके अपोजिट आ गया, तो कितना आ जाएगा माइनस I इंटू R आ जाएगा, और टोटल सम आप इसका कितना पुट कर दोगे, फिर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो कितना आ गया ये अपने पास 2I1R प्लस I2 इंटू R माइनस IR, या फिर आप इस IR को उधर लेके जा सकते हैं इक्वल टू ये। ठीक है, RR को आप कैंसिल आउट करके आपके पास एक रिलेशन आ गया, ये क्या 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा क्या
जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो दूसरा लूप हम कंसीडर करेंगे, टेकिंग अनदर लूप, टेकिंग अनदर लूप। दूसरा जो हम लूप लेके चलेंगे वो कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि जिसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो के आपस में सभी वैल्यू कट भी ना हो और अपने पास एक इक्वेशन भी आ जाए। तो मैंने अब की बार लूप कंसीडर किया है, इसका कौन सा, IDCHI, कौन सा लूप कंसीडर किया है, IDCHI। ये जो इसका बैक सरफेस वाला है, मींस अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो एक मैंने लिया था इसका टॉप मोस्ट और एक जो इसका बैक सरफेस है, बोर्ड की साइड वाला जो सरफेस है, ये हमने अब की बार कंसीडर किया है IDCHI। और इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं वो ये वाली ले ली, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने कंसीडर की है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर की है, इस जंक्शन से आपने चलना शुरू किया तो करंट कितना है, I1 माइनस I2, करंट कितना है इसमें, I1 माइनस I2 इनटू में R, इस एलिमेंट के थ्रू गए तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 इंटू R। इसके बाद इस एलिमेंट के थ्रू जाएंगे तो प्लस I1 माइनस I2 इंटू R। यहां तक पहुंचने के बाद अब आपको कौन सा लेना था, ये वाला लेना है, क्योंकि इसके बैक सरफेस को आप लेके चल रहे हो तो कितना आ जाएगा, माइनस में I2 इंटू R इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट आ गई है। आपने इस डायरेक्शन में लूप लिया है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसको आप क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। ठीक है, इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कितना आ जाएगा, ये भी I1 माइनस I2 है, ये भी I1 माइनस I2 है, ये भी I1 माइनस I2 है, 1 और 2 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू I1 माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। नहीं, एक माइनस I2R और चल रहा था अपने पास, माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन हम कहाँ लिखें इसकी, चलो ऊपर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4I1 माइनस 4I1R माइनस 4I2R माइनस I2R इक्वल टू 0। मैंने जस्ट इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 4I1R इज इक्वल टू माइनस का 4I2R माइनस का I2R माइनस का 5I2R, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5I2R, R से R कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे क्या आ जाएगी, 4/5I1, क्या वैल्यू आ गई I2 की, 4/5 ऑफ I1, राइट। एक रिलेशन आपने यहाँ से निकाला था, एक रिलेशन आपने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ते हैं, और आगे चलोगे आप तो देखो आपने सेल को इसके क्रॉस किया है, सेल को आपने इसके क्रॉस सेट किया है और इसमें करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है, इसका EMF कितना है, E EMF है, कितना EMF है, EMF है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसका इग्नोर करके चल रहे हो, तो यहाँ से E इक्वल टू I इंटू R, ध्यान रहे ये जो R है, ये जो गिवन रजिस्टर है हर एक ब्रांच का, वो वाला R आप लेके चल रहे हो। इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसका क्या था, नेग्लिजिबल था, तो डायरेक्ट E इक्वल टू IR, यहाँ से अपने पास एक थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखो कि हमने क्या जूम कर लिया कि ये जो 12 के 12 रजिस्टर हैं, इन 12 के 12 रजिस्टर को आप एक ही इनकी जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर मान के चलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस आपने कितना मान लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R माना है, इन सभी के इक्वल जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और उसके अंदर से अब आप सेम वही प्रोसेस करेंगे अप्लाई, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर से, 2I1 प्लस I, कितना जा रहा है करंट, 2I1 प्लस I। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2I1 प्लस I करंट आया है, तो ये कैलकुलेशन चलो यहाँ पर करें हम। इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे क्या आ जाएगी, 2I1 प्लस I इंटू में R इज इक्वल टू E, 2I1 प्लस I इंटू R इज इक्वल टू E। ये क्या है, देखो सेल के केस में हम क्या करते थे, V इज इक्वल टू E माइनस में I इंटू R, वो R स्मॉल r क्या होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू E माइनस में IR करते थे। R इसका क्या है, नेग्लिजिबल, तो IR क्या हो गया, नेग्लेक्ट।
क्या रिजल्ट आया, v इक्वल टू ई, v इक्वल टू ई, v कितना है, v इसका कैसे निकालोगे, i कितना है 2i1 प्लस i इनटू में r, तो v इक्वल टू ई, ये रिजल्ट यहाँ से आया है, राइट। अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चलेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में i1, 2 इंटू में i1 प्लस i की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, i की वैल्यू थी ये रहा, ये जो i है वो किसकी इक्वल है 2i1 प्लस i2 की इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके 2i1 प्लस i2, इस i की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे हमने इक्वेशन 1 से, ठीक है, सॉरी, इनटू में r इज इक्वल टू e, e की वैल्यू कितनी है, e है ir के इक्वल, तो ये आपने पुट कर दिया ir, अब 2i1 प्लस 2i1 कितना आ गया 4i1 प्लस i2, i2 की वैल्यू कितनी है 1i2 बराबर है 4/5 ऑफ i1 के, 4/5 ऑफ i1 इनटू में r इज इक्वल टू ir, ठीक है, ऐसे हम लोग इसका तो कितना आ जाएगा 4 5 20, 24/5 i1 इज इक्वल टू 24/5 i1 इंटू r इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया फिर से i, इस i की वैल्यू कितनी थी 2i1 प्लस i2, 2i1 प्लस i2 इंटू में क्या चल रहा है r, तो ये कितना आ जाएगा 24/5 i1 इंटू r इज इक्वल टू 2i1 प्लस i2, i2 किसकी इक्वल है 4/5 ऑफ i1, 4/5 ऑफ i1 इंटू में r के, तो कितना आ जाएगा 24/5 ऑफ i1 इंटू r इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और 14/5 ऑफ i1 इंटू में r, i1 से i1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू, कैपिटल R की वैल्यू निकालनी थी ना आपने, कैपिटल R इज इक्वल टू 14/24 R, इसको काट पीट के आप रिजल्ट इसका निकाल देंगे क्या 7/12 ऑफ स्मॉल r, ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया जो आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इजी है, बस इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते ही क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचता, बस फिर आपके पास टारगेट रहता है कि आप इसका लूप कैसे कंसीडर करें जिससे कि उसमें से आपकी कोई इक्वेशन निकल के आए, ऐसा ना हो कि सारे आपस में करंट एक दूसरे को नेगलेक्ट करके वहां से कोई इक्वेशन आपके पास बन ही नहीं रही है, सभी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो आपने इस तरह से थोड़ा सा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करेंगे तभी ज्यादा आपको पता चलेगा एट ए टाइम कि इसमें से लूप कौन सा कंसीडर करना है, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट यूं के यूं विदाउट एनी चेंजमेंट, इसमें कोई भी स्टेटमेंट में चेंज ना होके एज इट इज क्वेश्चन उठ के आता है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया है, जो फाइनल रिजल्ट निकाला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या है 7/12 R, और जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में जब हमने इनको सेट किया था लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें कितना था 5/6 R, तो इनके जो फाइनल रिजल्ट हैं वो भी आप याद रखेंगे, फाइनल रिजल्ट को बॉक्स बना के स्टार बना के चमका के रख लेना ताकि आपको उनका रिजल्ट अच्छे से ध्यान रहे, राइट। तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन लेंथी बता सकते हो, और हाँ यहाँ पे जैसे मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे मैंने इन सभी को I1 की फॉर्म में पुट किया है, आप इसको क्या कर सकते थे, जैसे ये इक्वेशन निकल के आई थी मेरे पास, ये इक्वेशन आई थी ना 2i1 प्लस i इक्वल टू RE, अब यहाँ पर इस I1 को रिप्लेस कर दो, I1 को आप रिप्लेस कर दो किसकी फॉर्म में I की फॉर्म में, तो मींस I1 की जगह पे आप पूरी इक्वेशन को I की फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लो, या कैसे करो वो तो जस्ट कैलकुलेशन के तरीके हैं, आपको कैलकुलेशन जहाँ से जोन सी इक्वेशन से जिसकी वैल्यू रिप्लेस करके आसानी से मिले वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।